हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के अर्थशास्त्र के फर्स्ट पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है, इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि केंद्रीय बैंक की परिभाषा क्या है और इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो यहाँ पे देखिए, किसी देश का केंद्रीय बैंक इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है कि देश के मौद्रिक तथा बैंकिंग क्षेत्र में उसका स्थान केंद्रीय होता है। इस बैंक को देश के किसी अधिनियम द्वारा कुछ ऐसी विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं जो अन्य किसी बैंक के पास नहीं होती। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने केंद्रीय बैंक को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि केंद्रीय बैंक क्या है। केंद्रीय बैंक जो है, इसलिए उसे केंद्रीय बैंक बोला जाता है क्योंकि वो सभी बैंक का मालिक होता है, यानी कि सभी बैंकों में जो उसका स्थान जो है केंद्रीय होता है। मौद्रिक तथा बैंकिंग क्षेत्र में, यानी कि पैसे के मामले में या बैंक की अन्य किसी मामले में जो है उसका स्थान जो है केंद्रीय होता है, यानी कि वो सबका मालिक होता है। इस बैंक को देश के किसी अधिनियम, यानी कि इस बैंक को जिस देश में यह बैंक होता है उसको उस देश के अधिनियम के द्वारा कुछ ऐसी विशेष शक्तियां दी जाती हैं जो अन्य किसी बैंक के पास नहीं होती। यानी कि अन्य जो व्यावसायिक बैंक होते हैं उनके पास जो है ऐसी शक्तियां नहीं होती हैं जो केंद्रीय बैंक के पास होती हैं। यानी कि जो केंद्रीय बैंक कर सकता है वो अन्य बैंक नहीं कर सकते हैं। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने केंद्रीय बैंक को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। यहाँ पे हम दो तीन अर्थशास्त्रियों के परिभाषाओं को देखेंगे। पहले जो है हार्ट्री के अनुसार जो है वो क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है क्योंकि यह अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। यहाँ पे हार्ट्री बोलते हैं कि केंद्रीय बैंक जो है वो बैंकों का बैंक है। जैसे आदमियों का बैंक जो है, कोई भी व्यापारी बैंक जो आप जिसमें आपका खाता खुला होगा, जिसमें आप पैसा जमा करते हैं, वो जो है आपका बैंक है, आदमियों का बैंक है। लेकिन बैंकों का बैंक है, यानी कि जो सारे बैंक हैं, कई तरह के बैंक है, स्टेट बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, पंजाब बैंक है, इस प्रकार के नाम से जो बैंक है, इनका जो है बैंक वो कौन सा बैंक है जहाँ से ये लोन लेते हैं या जहाँ पे ये अपना पैसा सुरक्षित जमा करते हैं। तो ये जो है केंद्रीय बैंक है, इनका बैंक जो है केंद्रीय बैंक है। तो यहाँ पे हार्टर बोलते हैं कि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है। अगला देखते हैं क्राउथर के अनुसार। क्राउथर क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के लिए वही स्थिति रखता है जो कि स्वयं बैंकों की जनता के प्रति होती है। यानी कि जिस प्रकार बैंक जो है हमारे लिए काम करता है, जिस बैंक में हमारा खाता खुला है, जिसमें हम पैसा वगैरह जमा करते हैं, जिस तरह से वो बैंक हमारे लिए कार्य करता है, उसी प्रकार से केंद्रीय बैंक उन बैंकों के लिए कार्य करता है जो हमारे लिए कार्य करते हैं। तो क्राउथर की यह परिभाषा थी। आगे देखते हैं सौ के अनुसार क्या है जो केंद्रीय बैंक की परिभाषा। केंद्रीय बैंक देश में साख मुद्रा का नियंत्रण करने वाला बैंक है। यानी कि जो साख मुद्रा, यानी कि पैसे जो है उनका जो है लोन के जो पैसे हैं उनका जो है नियंत्रण कौन करता है, केंद्रीय बैंक। तो ये थे तीन अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं केंद्रीय बैंक की। अब आगे देखते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। तो MH यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोफेसर MH डीकॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक के निम्न कार्य होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि केंद्रीय बैंक के निम्न कार्यों में से पहला कार्य क्या है, नोट निर्गमन का अधिकार, यानी कि नोट को छापने का, नोट को चलाने का अधिकार। संसार के सभी देशों में केंद्रीय बैंक को नोट निकालने का एकाधिकार दिया गया है। नोट निकालने का काम अकेले केंद्रीय बैंक को देने से देश में एक ही प्रकार की मुद्रा चलन में रहती है जो कि देश की आवश्यकता के अनुसार होता है तथा मुद्रा एवं साख नीति पर सरकारी नियंत्रण भी होता है और जनता का नोटों में अस्थायी विश्वास बना रहता है। यानी कि अगर बैंकों को दे दिया जाए नोट छापने के लिए अलग अलग बैंकों के, तो वो अपने मनमाने ढंग से जो है नोटों को छापेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। केंद्रीय बैंक को केवल एकाधिकार है, यानी कि केवल और केवल केंद्रीय बैंक जो है नोटों को छाप सकता है। यहाँ पे अगर भारत में हम लोग देखें तो भारतीय स्टेट बैंक को 1 रुपये के नोट छापने की कुछ दिनों तक अनुमति दी गई थी, जो कि अभी नहीं छाप रहा है क्योंकि 1 रुपये का नोट जो है लगभग बंद हो चुका है। लेकिन पहले जो है 1 रुपये के नोट छापने की अनुमति थी, लेकिन अब नहीं है। अब देखिए, जो भी देश होता है उसमें जो है पैसे छापने का अधिकार, यानी कि रुपयों को छापने का अधिकार जो होता है वो केंद्रीय बैंक के पास होता है। रुपयों को चलाने का अधिकार जो है केंद्रीय बैंक को दिया जाता है, जिससे कि देश में एक ही प्रकार की मुद्रा चलन में होती है। अगर एक बैंक जो है कोई भी मुद्रा निकाल रहा है, कोई भी पैसा या नोट निकाल रहा है, तो वो एक ही प्रकार की होगी, अलग अलग प्रकार की ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि एक ही बैंक से वो पैसे आ रहे हैं, जो कि देश की आवश्यकता अनुसार होता है। यानी कि देश की आवश्यकता के अनुसार जो है केंद्रीय बैंक जो है अपना पैसा निर्गमन करती है, यानी कि पैसा छापती है। आगे देखते हैं मुद्रा साख नीति पर। मुद्रा एवं साख नीति, यानी कि मुद्रा पैसों पर और साख नीति यानी कि लोन्स वगैरह पे जो है सरकारी नियंत्रण होता है और जनता का नोटों में अस्थायी विश्वास बना रहता है। जनता को जो है नोटों में अस्थायी विश्वास बना रहता है, क्योंकि बार बार जो है नोटों को बंद करने, नोटों को खराब होने, नोटों के बदल जाने की चिंता नहीं रहती। जबकि अगर ये आम लोगों के हाथों में रहता तो वो जब चाहते तब नोटों को बदल वगैरह देते। इसलिए जनता का अस्थायी विश्वास होता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक जो है बहुत ही सही तरीके से मुद्रा का निर्गमन करती है।
ये था केंद्रीय बैंक का पहला कार्य। अब आगे देखते हैं केंद्रीय बैंक का दूसरा कार्य कौन सा है। यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा कार्य, सरकार का बैंकर, एजेंट तथा सलाहकार। सरकार का बैंकर हमारे लिए, जो हमारा बैंकर है वो जो है आपने जिस बैंक में खाता खुलवाया है वो है, और एजेंट भी वही होते हैं, और सलाहकार भी। अगर हमें सलाह भी लेना है मुद्रा से संबंधित तो हम बैंक में जाके वहाँ के कैशियर, वहाँ के मैनेजर से सलाह लेते हैं। लेकिन सरकार का बैंकर है ये एजेंट और सलाहकार है, यानी कि सरकार के लिए ये पूरा काम करता है बैंक का। सरकार के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की राशि अपने पास जमा करते हैं और सरकार की ओर से भुगतान करते हैं, किंतु केंद्रीय बैंक सरकार की जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं देता। बैंकर के रूप में आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक सरकार को आवश्यक रकम भी उधार देता है। यहाँ पे केंद्रीय बैंक नोटों को छापता है, लेकिन नोटों को जब वो उधार देता है तो उस पर लोन तो ले लेता है, लेकिन अगर कोई उसके पास पैसा जमा करता है तो उस पर जो है वो ब्याज नहीं देता। जैसे कि सरकार का बैंकर होने के नाते वो केंद्रीय बैंक जो है राज्य सरकारों की राशि अपने पास जमा करते हैं, यानी कि राज्य सरकारों के जो पैसे उसे अपने पास जमा करते हैं और सरकार की ओर से भुगतान करते हैं, और सरकार की तरफ से जो है उसे भुगतान करते हैं, उसे वापस देते हैं। किंतु केंद्रीय बैंक सरकार की जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं देता। सरकार कितना भी पैसा जमा कर ले उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। लेकिन अगर एक आम व्यक्ति किसी भी बैंक में अगर अपने आपके सेविंग अकाउंट में पैसे को जमा करता है तो उस पर जो उसको ब्याज मिलता है। बैंकर के रूप में आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक सरकार को आवश्यक रकम भी उधार देता है, यानी कि बैंकर के रूप में जो है सरकार को आवश्यक रकम भी उधार देता है जब सरकार को जरूरत होती है। उसके आगे देखते हैं, बैंकर होने के अतिरिक्त केंद्रीय बैंक सरकार का वित्तीय एजेंट भी होता है। सरकार जिन देशों से भी आर्थिक लेन देन के समझौते करती है वे सब केंद्रीय बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। केंद्रीय बैंक में प्रायः सभी विषयों के विशेषज्ञ होते हैं जिनकी सलाह पर सरकार उचित आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्रीय बैंक में जो है बहुत से जो है अधिकारी होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, जो कि सरकार को सलाह देते हैं, केंद्रीय बैंक को संचालित करते हैं, जिनसे कि जो है आर्थिक नीतियां निर्धारित होती है। और जो भी केंद्रीय बैंक है, बाहर से बैंकों के लेन देन, बाहर के देश से लेन देन, पैसों का लेन देन जो होता है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा ही होता है, यानी कि उसका वो जो पूरा लेखा जोखा है, पूरा काम जो है केंद्रीय बैंक देखती है। तो यहाँ पे जो बैंकर होने के अतिरिक्त जो सरकार का ये वित्तीय एजेंट है, और सरकार जिन देशों से भी आर्थिक लेन देन समझौते करती है वे सब केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही होते हैं, और कोई माध्यम नहीं है। अगर कोई विदेश से पैसे का लेन देन होता है सरकार और सरकार में, तो यहाँ पे केंद्रीय बैंक में प्राय सभी विशेषों के विशेषज्ञ भी होते हैं जिनकी सलाह पर सरकार उचित आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है। तो यह था दूसरा कार्य, सरकार का बैंकर, एजेंट और सलाहकार। अब देखते हैं तीसरा कार्य। यहाँ पे देखते हैं तीसरा कार्य जो है वो है बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है क्योंकि वह व्यापारिक बैंकों की रकम जमा रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण देता है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए बिलों की पूर्ण कटौती भी करता है। यानी कि केंद्रीय बैंक जो है वो बैंकों का बैंक कहा जाता है, और वो किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनमें उनका रकम जो वो जमा करता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण भी देता है। यानी कि हम लोग जो सामान्य लोग हैं वो किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो उसमें या तो पैसा जमा करते हैं या उस खाते से, उस बैंक से जो है लोन वगैरह लेते हैं। दो कार्य विशेष रूप से जब हम बैंक में कोई भी खाता खुलवाते हैं तो करते हैं। इसी प्रकार से जो बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक है वो क्या करता है, व्यापारी बैंकों की रकम को जमा रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण भी देता है, जिससे कि वो जो है लोगों को ऋण दे सकें और कमाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंकों का बैंक जो है वो क्या कर रहा है, लोग बैंक का पैसा भी जमा करता है, यानी कि व्यापारिक बैंक का जो पैसा जमा करता है, और लोग व्यापारिक बैंक को ऋण भी देता है जब उन्हें जरूरत होती है। तो इस प्रकार से बैंकों का बैंक कहा जाता है। आगे देखते हैं विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। अगला कार्य इसका है, अंतर्राष्ट्रीय मंदी के बाद से विश्व के अनेक देशों ने अपनी मुद्रा की विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए विनिमय समानीकरण खाते की स्थापना की थी, जिसके संचालन का दायित्व केंद्रीय बैंक को सौंपा गया। देश में जितनी भी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है उसे इन कोषों में जमा कर दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित नियमों के अनुसार केंद्रीय बैंक इसके प्रयोग की व्यवस्था करता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक देश के विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक है। यहाँ पे जो भी मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा है, उसको जो है केंद्रीय बैंक रखता है और उसके संचालन का जो दायित्व है वो भी केंद्रीय बैंक को सौंपा जाता है। और जो भी विदेशी मुद्राएं हैं उनका कोषों में जमा कर दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर, जो भी विदेशी मुद्राएं उनका आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित नियमों के अनुसार केंद्रीय बैंक इसके प्रयोग की व्यवस्था करता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक देश के विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक है, यानी कि विदेशी विनिमय का जो भी माध्यम है, जो भी रुपया पैसा है विदेश का, उसको जैसे संरक्षित करता है और जब यूज करने का सही समय होता है तो उसे यूज कर देता है। तो यह था विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक के रूप में जो केंद्रीय बैंक का जो काम है। अब इसके आगे देखते हैं अंतिम ऋणदाता।
अंतिम ऋणदाता की तरह किस प्रकार से काम करता है। व्यापारिक बैंकों को कभी कभी अंतिम ऋण की आवश्यकता होती है जिसे वे अपने साधनों से पूरा नहीं कर पाते। जब उन्हें किसी साधन से उधार मिलने की आशा नहीं रहती है तब केंद्रीय बैंकों से रकम मिल जाती है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बिलों की जमानत पर ऋण देता है तथा व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती द्वारा बिलों को बैंक को रकम देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतिम ऋणदाता यानी कि बैंक अगर कोई है वो घाटे में चल रहा है या उसका पैसा कहीं और फंस गया, वो जो है केंद्र वो जो है लोन चाहता है किसी से कि कोई उसे पैसा दे दे, लेकिन कोई भी अगर रास्ता नहीं बचता उसके पास पैसा मिलने का, तो वो जो है केंद्रीय बैंक से जो है पैसा ले सकता है, यानी कि केंद्रीय बैंक जो है उसे साख प्रदान कर सकती है। और ये जो है जब अन्य किसी साधन से उधार नहीं मिलता तब केंद्रीय बैंकों से रकम मिल जाती है। इसके आगे देखते हैं, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बिलों की जमानत पर ऋण देता है, यानी कि व्यापारिक बिल जो है उनकी जमानत पर भी ऋण देता है। और तो और व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती द्वारा बैंक को रकम देता है, यानी कि व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती अगर कोई करवाता है तो उसको बैंक में रकम मिलता है। तो यह था अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक का कार्य। अब अगला देख लेते हैं, समाशोधन, भुगतान तथा हस्तांतरण। केंद्रीय बैंक समाशोधन गृह का भी कार्य करता है। समाशोधन गृह के रूप में केंद्रीय बैंक ऐसी व्यवस्था करता है जिससे विभिन्न व्यापारिक बैंकों को आपसी लेन देन अथवा एक दूसरे के ऊपर लिखे गए चेकों का भुगतान केवल खाते में आवश्यक प्रविष्टि द्वारा किया जाता है। चूंकि केंद्रीय बैंक में सभी व्यापारिक बैंक के खाते खुले होते हैं, जिससे इनके खाते में हस्तांतरण की प्रवृत्तियां कर देने से ही लेन देन का हिसाब हो जाता है। यानी कि समाशोधन, भुगतान और हस्तांतरण, यानी समाशोधन किस प्रकार से करता है। कोई भी बैंक जो उससे कोई भी दो बैंक है या केंद्रीय बैंक से किसी बैंक का लेन देन होता है, उसमें क्या करता है, ये जो है कुछ भी बात लिखनी रहती है उसे लिख देता है। जैसे कि कितने भी पैसे की बात हुई उसे एक कागज पे लिख दिया जाता है और समझ लिया जाता है कि वो पैसा उसके पास चला गया। यानी कि समाशोधन यहाँ पे होता है। और लोगों को जो है व्यापारिक, यहाँ पे देख लीजिए, लोगों को जो है वो भुगतान भी किया जाता है और स्थानांतरण भी किया जाता है। यानी कि जिसके इनके खाते में हस्तांतरण की पुष्टि कर देने से लेन देन का हिसाब हो जाता है। यानी कि अगर किसी भी कोई भी बात हो रही है केंद्रीय बैंक से रिलेटेड, यानी बैंकों के बैंक से, उसमें जो है पैसे होते हैं या कोई भी बात होती है, हस्तांतरण की पुष्टि कर देने से ही लेन देन का हिसाब हो जाता है। यानी कि उसको स्थानांतरण कर दिया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया जाता है, जिससे कि जो है केंद्रीय बैंक का कार्य आसान हो जाता है व्यापारिक बैंकों के प्रति। तो ये था छठवां कार्य केंद्रीय बैंक का। उम्मीद करते हैं आपको ये 5-6 कार्य समझ में आ गए होंगे, केंद्रीय बैंक की और परिभाषा भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।